हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आगे बढ़ने से पहले अगर एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें यूनानियों ने सेंड्राकोटोस या सेंड्रोकोटोस के नाम से भी जाना, मौर्य राजवंश के संस्थापक और पहले शासक थे और उन्हें पहला अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने गुरु और बाद में मंत्री चाणक्य या कौटिल्य की मदद से एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की, जिसके कामकाज, संस्कृति, सैन्य और अर्थव्यवस्था का विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अच्छी तरह से संरक्षित है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। उन्होंने कौटिल्य की मदद से अंतिम नंद शासक को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने बिंदुसार और अशोक के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य और प्राचीन भारत को गौरवान्वित किया। वे गंगा घाटी सहित पूरे उत्तर भारत को नियंत्रित करने में सक्षम थे, इस प्रकार राजनीतिक एकता हासिल की। पहले सरकार का एक गणतंत्र और कुलीनतंत्रीय रूप था और मौर्यों ने इसे राजशाही से बदल दिया। उन्होंने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थापित की, जिसे पटना के नाम से भी जाना जाता है, जो आज के बिहार में है। चंद्रगुप्त के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रीक, हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है, हालांकि विवरण में बहुत अंतर है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का वर्णन करने वाले ऐतिहासिक स्रोत विस्तार से बहुत भिन्न हैं। इस चंद्रगुप्त जीवनी में हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की कहानी का अध्ययन करेंगे और मौर्य साम्राज्य के शासक के रूप में हम चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, उनकी मृत्यु तिथि के बारे में जानेंगे। साम्राज्य ने राजनीतिक एकता लाने के अलावा साहित्य, कला और वास्तुकला में भी योगदान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के समय और उसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ अभी भी अज्ञात है। उनके बारे में जो कुछ भी ज्ञात है वह ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कुछ अभिलेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 BC पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के इतिहास का एकमात्र निश्चित अभिलेखीय संदर्भ दूसरी शताब्दी के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त के इतिहास की सामाजिक उत्पत्ति, विशेषकर उसकी जाति, अभी भी विवादित है। बौद्ध, जैन और प्राचीन साहित्यिक कृतियों में इसके अलग अलग संस्करण पाए जा सकते हैं। उन्हें वर्तमान भारत नेपाल सीमा पर पिप्पलीवाहन पर शासन करने वाले क्षत्रिय मौर्य वंश के सदस्य के रूप में, मोर को पालने वाले के रूप में, मुरा नाम की महिला के पुत्र के रूप में और यहाँ तक कि निंदों से निकट या दूर के रिश्तेदार के रूप में भी पहचाना जाता है। परिणामस्वरूप इतिहासकार उनकी सामाजिक जड़ों के बारे में असहमत हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह एक सामान्य परिवार से आते थे और कोई राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक आम आदमी थे जिनका मगध की गद्दी पर कोई सीधा दावा नहीं था। अन्य इतिहासकारों का कहना है कि वह मौर्य या मौर्य जनजाति का सदस्य था, जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक कठिन दौर से गुजर रहा था और चंद्रगुप्त मोर पालने वालों, चरवाहों और शिकारियों के बीच बड़ा हुआ था। बौद्ध धर्मग्रंथों और मध्यकालीन शिलालेखों में उन्हें क्षत्रिय कहा गया है, इसलिए ये संभव है कि वे क्षत्रिय या संबंधित जाति से संबंधित हों, क्योंकि ब्राह्मण कौटिल्य ने उन्हें शासक के रूप में नहीं चुना होता यदि वे क्षत्रिय या संबंधित जाति से नहीं होते। भले ही वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन चंद्रगुप्त को नहीं लगता था कि उसकी परवरिश का उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से कोई लेना देना है। किसी भी मामले में ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार चंद्रगुप्त एक युवा व्यक्ति के रूप में अपने लक्ष्यों की खोज में लगभग निश्चित रूप से सक्रिय था। वह बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने निंदों के उपद्रवी स्वभाव का फायदा उठाया और कौटिल्य की मदद से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराया और मौर्य राजवंश की स्थापना की। भारत का उत्तर पश्चिम भाग सेल्यूकस निकेटर के नियंत्रण में था। चंद्रगुप्त ने उसे पराजित किया और संधि में उसने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया और उसे 500 हाथी भी भेंट किए और उत्तर पश्चिम को भारत की मुख्य भूमि के साथ एकीकृत कर दिया। वह एक राजा था और सभी मामलों को, खास तौर पर राजनीति, प्रशासन और सैन्य मामलों को अपने हाथों में रखता था। उसके राज्य की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसके पास एक असाधारण और विशाल सेना थी। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, उनके परिवार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह दुर्धरा से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र बिंदुसार था। अशोक, सुसीमा, विताशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। बाद में उनके पोते अशोक महान भारत के महानतम सम्राटों में से एक बने। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी किंवदंती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात सिकंदर से हुई थी और उन्हें उसकी सेना में सेवा करने की अनुमति दी गई थी,
ताकि वे अपने सैन्य प्रशिक्षण के अलावा मैसेडोनियन युद्ध के बारे में सीख सके और यह भी सीख सके कि प्राचीन भारतीय युद्ध तकनीकों के खिलाफ इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि मगध साम्राज्य में रहने वाले चंद्रगुप्त के लिए सिकंदर से मिलने के लिए उत्तर पश्चिम की ओर उड़ान भरना अव्यावहारिक था, भले ही उसके मन में ऐसा विचार आया हो। इसके बजाय वह धनानंद से मिले और उसकी सेना में भर्ती हो गए। चंद्रगुप्त के जीवन के प्रारंभिक चरण चाहे जो भी रहे हों, राजनेता दार्शनिक कौटिल्य के साथ उनके संबंधों का उल्लेख निश्चित रूप से किया जा सकता है। वह उनके सबसे बड़े सहयोगी, शिक्षक और मार्गदर्शक थे और उन्होंने न केवल उनके करियर को प्रभावित किया बल्कि चंद्रगुप्त के अधीन मौर्य साम्राज्य की दिशा को भी प्रभावित किया। विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ने भारतीय राजनीति को बहाल करने और नया स्वरूप देने के लिए नेतृत्व करने का निर्णय लिया था। यद्यपि मूल रूप से मगध से थे, कौटिल्य तक्षशिला, आधुनिक पाकिस्तान में तक्षशिला, में एक छात्र और बाद में शिक्षक बने और इस प्रकार उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में मैसेडोनियन आक्रमण के कारण उत्पन्न राजनीतिक उथल-पुथल को देखा। इसने उन्हें एक केंद्रीकृत अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जो आक्रमणकारियों को पीछे हटाने और व्यवस्था बहाल करने में सक्षम हो। स्पष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न गणराज्यों और राज्यों की उपस्थिति जो असंबद्ध हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ मतभेद रखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने मगध को ही वह साम्राज्य माना और उनके सुझाव को धनानंद की ओर से तिरस्कार और अपमान के साथ स्वीकार किया गया। साथ ही कौटिल्य ने वर्तमान राजा को उखाड़ फेंकने का दृढ़ संकल्प भी किया। मगध एकमात्र ऐसा प्रादेशिक बल था जो उथल-पुथल के बीच व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम था। इसकी सैन्य स्थिति व्यवहारिक रूप से बेजोड़ थी, जो कौटिल्य द्वारा वांछित साम्राज्य के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी। यह उस हद तक स्थिरता बनाए रखने में सक्षम था जो अन्य राज्य नहीं कर सके। कौटिल्य मगध को अपनी रणनीति के केंद्र में रखने के लिए अड़े हुए थे, चाहे वह नंदों के अधीन हो या किसी और के अधीन। परिणामस्वरूप उन्होंने धनानंद के स्थान पर अधिक योग्य और सक्षम व्यक्ति को चुना। चंद्रगुप्त मौर्य ही वह व्यक्ति थे। कौटिल्य ने उन्हें इस काम के लिए प्रशिक्षित किया, उन्हें मगध पर कब्जा करने और उसके साथ आने वाली सभी चीजों के लिए तैयार किया। युद्ध, कूटनीति और गुप्त अभियानों के मामले में चंद्रगुप्त की अपनी क्षमता इस प्रकार निखर कर सामने आई। चंद्रगुप्त का पालन पोषण कौटिल्य के मार्गदर्शन में हुआ और इस प्रकार वह भविष्य में सम्राट बनने के लिए तैयार हुआ। कौटिल्य ने अन्य साधनों से युद्ध करने की रणनीति को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें ये एहसास था कि मगध के साथ टकराव के लिए एक शक्तिशाली सेना से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। उन्होंने धनानंद की स्थिति को कमजोर करने के लिए उसके मुख्य सहयोगियों, वफादारों और समर्थकों, विशेष रूप से उसके मुख्यमंत्री राक्षस को हटाकर विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों, जवाबी षड्यंत्रों और प्रतिषड्यंत्रों का प्रयोग किया। चंद्रगुप्त सैन्य और गैर सैन्य दोनों तरीकों का उपयोग करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर काबिज होने में सफल रहा। धनानंद या तो मारा गया या वह भाग गया। चंद्रगुप्त मौर्य कालब शाही सिंहासन पर बैठे चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मौर्य सेनाएं भारत के पश्चिमी तट और दक्षिणी भारत, विशेषकर वर्तमान कर्नाटक तक पहुंच गई थीं। इस समय मौर्य साम्राज्य में न केवल बिहार और उड़ीसा के वर्तमान राज्य शामिल थे, बल्कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत, साथ ही उत्तर पश्चिम में दक्कन भी शामिल था और उन्होंने उन क्षेत्रों पर शासन किया जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा भी नहीं थे। साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण और उत्तर पूर्व तक फैला नहीं था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के अगले पार्ट में हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के रहस्य और उनके मौत के बारे में आज शाम 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, औरतों को सम्मान दें, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।